नमस्कार मित्रों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी साहित्य के यथार्थवादी लेखक अमरकांत की अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील कहानी दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया। दोनों घुटनाओं के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटे चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास नहीं लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लौटा भर पानी लेकर घट घट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हड़िया की तरह फूला हुआ था। उसका मुख खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए से गुजर जाते। इस 15 मिनट तक वह इसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। एक दो क्षण बाद उसने सिर को किवाड़ से काफी आगे बढ़ाकर गली के छोर की तरह निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहां पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर हम से चौकी पर बैठ गया और फिर वही बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आए और वहीं से वह भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही। तो लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसके कुछ उत्तर ना देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रख कर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सूरत नजरों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लगाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते ही प्रश्न किया। बाबूजी खा चुके हैं। सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। लंबा दुबला पतला गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर झुर्रियां। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफरीडरी का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली सामने लाकर रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह ना मालूम कब घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और झूठ मूठ उसने कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है।
पता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। हमेशा उसी की बात करता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा। एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया, फिर खाने लग गया। वह काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज होती जा रही थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल में एक दो टुकड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए एक खड़खड़िया इक्के की आवाज आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका है? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई। आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार हो गया है। पता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का। पर वह आगे कुछ ना बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेबड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोला, बड़ा नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है। मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद। भूख रहती है तो क्या लें? नहीं लेता। सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी ही रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरों को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाली में रख दिया। 1-2 क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंखें से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास ना होकर पान का बीड़ा हो। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीठे पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की ही तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा ना था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर गया था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई। वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकाते हुए पूछा, एक रोटी देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अब्बल तो अब भूख नहीं। फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है
की खाई नहीं जाती, ना मालूम कैसी लग रही है। खैर अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते ना बना और अपने कटोरे के दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह लगाकर सुड़ सुड़ पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे सिरका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल, चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उसकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाते हुए बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी के लिए रहता हूँ। बोला, बाबूजी देवता के समान है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता है कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफी तेज है। वैसे लड़कपन में नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था उसे बरकरार रखता था। असल तो यह कि तीनों लड़के काफी होशियार हैं। प्रमोद को कम समझती हो? यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे। कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा लिया, फिर खर खर खांस कर खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक आवाज सुनाई दे रही थी और पास की नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीजें ठीक से पूछ ले, सभी चीजें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करें, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रहा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हो। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया। बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियां बहुत हो गई है। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता से प्रकट की, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया? मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उससे बातचीत करने वाले हो। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का MA पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी पूछा, बड़का की कसम 1 रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी छंडे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत उब भी गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर कसम खाने के लिए ले रहा हूँ। गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हड़िया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊंगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते
नाक में दम आ गया है। यह कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। मुंशी जी के निवटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। बटबोली की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ा सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया। उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी भद्दी और जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और ना मालूम कहां से उसकी आंखें से टप टप आंसू चूने लगे। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी, इसमें पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चितता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की कलकरी से उनकी छटनी ना हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। तो मित्रों, आपने सुनी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत द्वारा लिखी गई कहानी दोपहर का भोजन। यह कहानी हमें सिखाती है कि अभाव में जीते हुए लोग भी अपने आत्मसम्मान और संवेदनाओं को किस प्रकार मौन रूप से संभाले रखते हैं। सादगी में छुपा यही दर्द इस कहानी को अमर बना देता है।